जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12वीं और आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 4 है। और अभी तक आपने सेट 1, 2 और 3 नहीं देखे तो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर आप 1 से लेके 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको यहीं से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि आपको हर एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हुए चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड के लिए प्लस आपके नॉलेज के लिए बेस्ट वीडियो है। अगर आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम आपको जो है ना 100% ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर टेस्ट होने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, उसके लिए यह टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट होगा जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर्ट्स का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है, जहां पर आपको ऑल पीडीएफ मिल जाएंगे। तो कॉल जरूर करके ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र आपको थोड़ा सा फीस लगेगा, उसके बाद आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और हर बार हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप जितना ध्यान पूर्वक देखेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो में भी आपको हम बोलते हैं कि जितना अच्छे से आप देखेंगे और जितने शांति जगह पे आप देखेंगे उतना ही आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1885 में। कभी कभी फुल डेट पूछ लेता है तो आपको याद रखना है 28 दिसंबर 1885 को। ये 1 नंबर पॉइंट हो गया। और कभी कभी ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो ए ओ होम कौन है, ए ओ होम है। ये भी आपको याद रखना है, ये आपके सेकंड 2 नंबर पे हो गया, ठीक है। और एक बार और भी प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 3 नंबर में। एक प्रश्न से आपका कितना प्रश्न बना है, 4 प्रश्न। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए सेकेंड और प्रश्न में देखते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था। ये जो भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1962 में हुआ था। ये आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। और उससे पहले मेरे दोस्त एक याद रखिएगा, एक 1954 में एक नारा लगा था। कौन सा नारा, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, ये नारा लगा हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा था। जो कि कहा गया था कि किसी भी देश पे जैसे चीन हो गया ना, तो ये भारत पर आक्रमण नहीं करेगा और भारत क्या है वो चीन पर आक्रमण नहीं करेगा। ये समझौता हुआ था, बट क्या हुआ, ये जो चीन है ना वो भारत पर आक्रमण कर दिया और उसके चलते क्या हुआ, भारत की उस समय हार भी हुई थी। ये भी आपको याद रखना था, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 नंबर प्रश्न में क्या करा कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दे दी। मान्यता का मतलब हो गया कि कोई चीज जो हो गया ना, आप खरीद के लाए और उस पर लागू कर दिया कि हाँ आप ये बेच सकते हैं। उसी प्रकार ये जो बांग्लादेश है उसे अलग कर दिया गया था। वह कौन, भारत, भारत का भी इसको मान्यता दे दिया था। तो ये जो दिए थे आपको याद होना चाहिए, ये दिए थे 1971 को, याद रखिएगा। पूरा डेट की बात करें तो 6 दिसंबर को, कब हुई थी, 6 दिसंबर 1971 को इसको मान्यता दे दी थी, किसे, बांग्लादेश को। ये पहले क्या था, मतलब ये पाकिस्तान का ही एक पूर्वी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था। और क्या हुआ, भारत पर आक्रमण, मतलब भारत ने ही आक्रमण किया था, तो ये बांग्लादेश को अलग विभाजित कर दिया था। तो ये सब आपको याद भी रखना चाहिए, ठीक है। ये जितना अच्छे से आप याद रखेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा, राइट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर में क्या करा है कि 26 जनवरी हम मनाते हैं। अब पता नहीं आपको ये प्रश्न पता हो या नहीं हो, लेकिन ये हम आपको कहेंगे कि 100% आप इस प्रश्न को अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। देखिए 15 जनवरी को ही बहुत प्रश्न कंफ्यूज करता है, 15 जनवरी और 26 जनवरी, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ तक कि हम खुद कंफ्यूज थे बहुत ही ज्यादा कि 15 जनवरी को क्या कहते हैं और 26 जनवरी को क्या कहते हैं। तो देखिए 15 जनवरी को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 जनवरी को। और यहाँ पर क्या करा है, 26 जनवरी को हम क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है बिल्कुल। और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि 15 अगस्त को ही भारत आजाद हुआ था, इसीलिए 15 अगस्त, 15 जनवरी, अरे अगस्त का जनवरी लिखा गया, गलबा हो गया, गलबा, यहाँ पर गलबा हो गया।
चलिए अब आगे देखते हैं 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और यहाँ पर क्या कह रहा है कि 26 जनवरी हम मनाते हैं। 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? और यहाँ पर एक प्रश्न और डाउट में रहता है, 15 अगस्त क्या कहते हैं? 15 अगस्त। ये हम खुद कन्फ्यूज थे कि 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो इस बारे में आपको भी कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो समझिएगा 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिस दिन भारत आजाद हुआ था कह सकते हैं। और 26 जनवरी को हम क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। आपको समझ में आ गया ना? ये बिल्कुल आपको 100% समझ में आ जाना चाहिए। और ये कहा जाता है 26 जनवरी 1950 को, क्या 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ये सभी आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर में क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव जो हम सुने हुए हैं, इसका हमारे ख्याल से 1952 होना चाहिए, लेकिन इसमें हमें कंफ्यूज बहुत ज्यादा है। तो आप सब इसका कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। आप सब कमेंट करके बताइएगा प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए अब देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया था? ये जो भारतीय योजना आयोग देख रहे हैं, वो कब समाप्त कर दिया गया था? तो आपको पता है 2014 में समाप्त कर दिया गया था। पूरा डेट की बात करें तो 13 अगस्त, क्या 13 अगस्त 2004 को इसका क्या किया गया था? ये योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। और उसके बदले में नीति आयोग की स्थापना कर दी थी। की थी? नीति आयोग की स्थापना की थी। वो भी कब किए थे? ये भी आपको याद रखना है, 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना चाहिए। और ये जो नीति आयोग देख रहे हैं या योजना आयोग देख रहे हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, राइट। याद हो गया ना? बहुत ही अच्छे से याद करेगा, बहुत ही अच्छे से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं आप सबका, राइट। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर में 7 नंबर में क्या करा है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? आप सबको पता है ना? ये जो हुआ था 2012 में समाप्त हुई थी। और बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर 11 दिया है तो हम 11 लगा सकते हैं। तो नहीं, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर 11 दिया है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका यही सही होगा। आपका राइट आंसर होगा 2007 से लेके 2012 तक चला हुआ था। कितने तक? 2012 तक चला था। याद रहेगा ना? चलिए बहुत अच्छे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने 8 नंबर प्रश्न में क्या करा है। देखिएगा 8 नंबर में कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? संयुक्त राष्ट्र का अमेरिका के जो राष्ट्रपति कौन है? ये जो है बराक ओबामा है, जिसे 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ओहो, अभी कहा जा रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं कह रहा है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? यहाँ पर प्रथम, ये दूसरा पूछ रहा है। तो यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर जो है आपके जो बाइडन है, सॉरी इसके लिए गलत हो गया, जो बाइडन, ठीक है, जो बाइडन है। तो इसमें से राइट आंसर आपका डी होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने 8 नंबर के बाद 9 नंबर में देखिए क्या लिखा है। विघटित भारतीय योजना योजना आयोग का पदन अध्यक्ष कौन होता है? अभी जस्ट आपको बताया है कि आपको पता है ना, प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका जो योजना आयोग देख रहे हैं, इसे समाप्त कर दिया था 2014 में। किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रधानमंत्री कर दिए थे। इसके बगल में नीति आयोग की स्थापना की, कब की थी? 1 जनवरी 1915 में किए थे। ये सब आपको 100% मुंह पर जवान पर याद रखने वाली चीज सब है, ठीक है। अब 10 नंबर में देखिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ये आप सबको पता होना चाहिए। तो ये जो हुआ था 1952 में हुआ था। तब भी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये भी आपको 100% याद रखना। और इसका जो गठन कौन कर सकता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो, इसका भी प्रधानमंत्री ही कर सकता है। कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री। याद रखना है, याद रहेगा ना? बिल्कुल 100% याद रखिएगा। अब आगे चले चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। अब प्रश्न को अच्छे से समझिए। 11 नंबर, भारत में विविधता में एकता है कि विशेषता किसे ने बताइए? सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर हेडिंग लाइन ये दिया है कि विविधता में एकता क्या होती है। आपके सब्जेक्टिव में 2 नंबर का मार्क्स में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो विविधता में एकता, जैसे मान लीजिए भारत देश है, राइट। भारत देश में कितने प्रकार के जाति है? 4 5 6 जितने प्रकार कह सकते हैं। उसमें क्या है? हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, और इसमें ईसाई भी है, सिख भी है, ये सब धर्म है। लेकिन एक जो तिरंगा है, क्या है? एक जो तिरंगा है वही क्या है? एक भारताई, मतलब भारतीय कहलाता है, राइट। वही एक सॉरी भारतीय कहलाता है। तो चाहे कितना रंग रूप क्यों ना हो, लेकिन है तो एक है। इसीलिए कहता है कि विविधता में एकता का जो विशेषता बताए हैं, वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू बताए जी है। तो डी आपका राइट आंसर होगा, राइट। चलिए अब यहाँ 12 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि मैकमोहन
रेखा कहाँ है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं, जो कि आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। और वहीं पर चीन के बारे में युद्ध हुआ था 1962 में, ये सब आप जानते भी हैं, राइट। चलिए अब देखिए आपके सामने 13 नंबर में क्या लिखा है कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया। ये जो भारत जी देख रहे हैं, वो दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किए थे, वो कब किए थे ये आपको बताना है। तो आप सबको पता है ना, ये किए थे 1998 में, जो कि आपका डी राइट आंसर है। और कहाँ पर किए हुए थे ये भी आपको याद रखना है, तो पोखरण में किए थे। और कभी कभी प्रथम में पूछा जाता है कि भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किए थे, और 1974 में किए थे। ये भी कहाँ पर किए थे, तो पोखरण में ही किए थे। दोनों के दोनों आपको याद रखना है, राइट। चलिए अब आपके सामने 14 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझेगा कि भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थक किसने किया। तो आपको पता है ना, ये जो नौकरशाही के बारे में जो किए हैं, वो हमारी इंदिरा गांधी जी किए हैं कि किसी का नौकर उकर बन के रहना उचित नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे प्रश्न क्या लिखा है, वो भी सब प्रश्न देखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर क्या कह रहा है 15 नंबर में कि भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, वो कब हुआ था, वो आपको बताना है। 15 नंबर का राइट आंसर, तो वो जो हुआ था 1976 में हुआ था, तो बी आपका राइट आंसर है। और किसके समय में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। और कभी कभी पूछा जाता है 42वां या 42वां ऐसे ही 43वां जो है, वो ग्राम से संबंधित होता है। ये भी प्रश्न हम थोड़ा सा देखे हुए थे कहीं, बट ये मिस्टेक हो रहा है, बट इसे आप याद मत करिए। लेकिन ये आपको याद करना है कि 42वां संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। किसके समय में हुआ था, तो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के लिए भी है, और अगर आप हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए भी है, पॉलिटी के लिए तो बेस्ट वीडियो है, और आगे भी कोई सब्जेक्ट है तो उसके लिए भी बहुत ही जरूरी है। क्या कर रहा है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी, क्या कर रहा है, आंतरिक गड़बड़ी। जैसे मान लीजिए कोई स्थिति आ गया, ऐसा संकट आ गया कि जो कि देश का बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाती है, तो उस जो लागू किया गया था संकटकालीन घोषणा, जो कब किया गया था, वो आपको बताना है। तो वो जो किया गया था आपको पता है ना, 1975 में किया गया था, जो कि कुछ 21 या कुछ महीने चला हुआ था। ये भी आपको करीब याद रखना है, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय में ही ये भी हुआ था, ठीक है। उस टाइम भारत क्या कहते हैं, संपूर्ण क्रांति जो कि जानते हैं जयप्रकाश नारायण का है, उसमें भी वो योगदान उसका भी था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने 17 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वेट कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अब आगे देखते हैं, और यहाँ पर हम क्या बताए हैं, नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जो आदमी भारत में है उसको कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो उसे निश्चित निवास होना चाहिए, ये 100% जरूरी है। विवाह ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन है भी, ठीक है। सरकारी सेवा का थोड़ा सा लाभ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा, वो आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और अगर आप भारत में जन्म लिए हैं, अगर मान लीजिए, तो भी आपका निश्चित है। जैसे मान लीजिए आपके भारत में आपका मम्मी रहती है, और अमेरिका में आपके पापा रहते हैं, राइट। एक थोड़ा सा पॉइंट मानिएगा, तो यहाँ पर भी आपका नागरिकता प्राप्त है। भारत में है तो भी आपका नागरिकता क्या है, प्राप्त हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप भारत के भी निवासी है और अमेरिका के भी एक निवासी है, ठीक है। चलिए अब 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि बोडोलैंड स्वयंताशासी परिषद किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बोडोलैंड जो है वो कहाँ पर है या किस राज्य में है, तो असम राज्य में है, नागालैंड, मेघालय या मिजोरम। तो 18 नंबर का फटाफट आप सब कमेंट करके बताइए कि क्या राइट आंसर होगा। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, बहुत अच्छे। ये जो है असम में है, ठीक है। चलिए और ये प्रश्न हम आपको थोड़ा सा इसमें नहीं दिए कुछ, जैसे ये नागरिकता जो है, ये भारत में कब से लागू हुआ था, 7 कुछ जैसे 2004 से लागू हो गया था, 2004 से, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 19 नंबर में क्या कर रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। और ये किसको प्रश्न याद नहीं होगा, इतना इजी सा प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो सुंदरलाल बहुगुणा जो देख रहे हैं ना, ये आपके चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो डी आपका राइट आंसर है। चिपको आंदोलन का अर्थ क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर वृक्ष है और यहाँ पर आदमी है, क्या करेगा ये आदमी, ये वृक्ष से चिपक जाएगा। क्या करेगा, ये जो आदमी है वो वृक्ष से चिपक जाएगा, उससे क्या होगा कि अगर आप काटेगा ना तो उसे काट नहीं पाएगा, ठीक है। हम ज्यादा देसी लैंग्वेज ही यूज करते हैं, क्योंकि हम फिर बताते हैं कि देश विदेश अपना लैंग्वेज अपना ही ठीक होता है, क्योंकि इस लैंग्वेज में पढ़ाने में हमें खुद मजा ही आता है। भले आपको ये लैंग्वेज समझ में आए या ना आए अलग बात है, बट हम अपना लैंग्वेज हम आपको यूज करके बताते हैं बहुत ही अच्छे से, और आपको समझ में भी आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है।
चलिए अब 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है भारतीय जनसंघ को कहा जाता है, तो ये राइट आंसर हो गया। और कभी कभी पूछा जाता है कि जनता पार्टी की स्थापना कब थी, तो 1977 में हुए थे। ठीक है, कब थे? 1977 में हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब 21 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में, बर्गेलैंड में, या काहिरा में, या हवाना में। तो आप सबको पता है ना कि बल्गेलैंड में हुआ था। ये जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का पहला सम्मेलन जो हुआ था वो बल्गेलैंड में हुआ था। बल्गेलैंड मतलब कि युगोस्लाविया। ठीक है, युगोस्लाविया। और ये जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, तो 1961 में याद हुआ था। ये भी आपसे हम प्रश्न पूछते हैं और आपसे फटाफट चैट कमेंट करेंगे फटाफट कि बल्गेलैंड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें टोटल 25 ही देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 25 देश ही शामिल थे। जब 1961 में जब सम्मेलन हुआ ना, उस टाइम कितने देश शामिल थे? 25 देश थे। और उसके बाद क्या हुआ, जो कि वर्तमान कर सकते 120 देश इसमें है। कितने हैं? 120 देश है, जो कि बहुत ही अच्छा है। राइट, चलिए अब देखिए आपके सामने 22 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 22 नंबर प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो ध्रुवीयता का अर्थ है। दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है कि अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, जो कि 1945 से लेकर 1991 तक चलता है ये। ठीक है, कौन? अमेरिका और सोवियत संघ के क्या दो ध्रुवीयता का यही कह सकते हैं, वो चला हुआ था। और बहुत ही अच्छा नहीं था उस टाइम, कह सकते हैं अच्छा नहीं था वो। तीसरा विश्व मतलब कह सकते हैं तीसरा जो है ना महायुद्ध होने की संभावना बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन कैसे न कैसे ये टाला गया, ये भी आपको बुक से मिला है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके सामने 23 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 23 नंबर प्रश्न में देखिए कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। सबसे पहले याद रखना है 1967 में पूछा जाए, 1967 में भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है, तो आपको बताना है एकल दल प्रभुत्व व्यवस्था में रखा गया था 1967 के अकॉर्डिंग। अब जो आपको पूछा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है, तो ये जो है बहुदलीय है, जो कि आपका राइट आंसर सी है। 23 का राइट आंसर आपका सी होगा। और 1967 पूछेगा तो क्या बताना है? एकल दल प्रभुत्व व्यवस्था थी। ठीक है, 1967 में। राइट, अब चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है, ग्लासनोस्ट के मंत्र किसने दिए थे। ये जो ग्लासनोस्ट देख रहे हैं, इसके जो मंत्र दिए हैं वो आपके मिखाइल गोर्बाचेव दिए हैं, जो कि आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आपके सामने 25 नंबर में क्या दिया है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। तो उसमें आते हैं साम्यवादी देश आते हैं, तो बी आपका राइट आंसर है। या कह सकते हैं समाजवादी, कह सकते हैं समाजवादी देश भी कह सकते हैं, वो देश आते हैं साम्यवादी या समाजवादी। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 26 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 26 नंबर प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है। एक ध्रुवीय मतलब एक देश का राज चले किसी अन्य देश पे, तो वो कौन सा देश था? सिर्फ अमेरिका था। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद मात्र एक अमेरिका ही बचा जो कि किसी भी देश से टक्कर लेने में सक्षम था, और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी हो गया था उस टाइम। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए आपके सामने 27 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य नहीं है, तो वो जो है सिर्फ भारत है। कौन है? भारत जो देख रहे हैं वो आसियान का सदस्य नहीं है। और एक बात और आपको याद रखना है, तो भारत किसका सदस्य है? तो सार्क का सदस्य है। किसका है? सार्क का सदस्य कौन है? तो भारत है। ये भी आपको याद रखना है, सार्क का सदस्य कौन है? तो भारत है। और यहाँ पर कुछ और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। क्या ये आपको याद दिलाते हैं? थोड़ा सा यहाँ पर दिखेगा, ये इसकी जो सार्क की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, और इसमें कितने देश है? तो 8 देश है। और ये सार्क की स्थापना के बारे में आप जानते हैं, WTO सुनते हैं? WTO सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने होंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका अर्थ हुआ कि ये जो 8 देश है ना, जिसमें नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब जो देश है जैसे ये कोई भी देश हो, ये क्या कर सकते हैं? मुक्त व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मुक्त व्यापार कर सकते हैं। राइट, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे आपको समझाते हैं। सार्क की स्थापना के बारे में बता ही देते हैं। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब आगे चले, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या आगे और अच्छा खासा मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर देखिए, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। दक्षेस के बारे में कह सकते हैं या सार्क कह सकते हैं। दक्षेस या सार्क दोनों एक ही बात है। तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था ये बांग्लादेश में हुआ था, ढाका के बांग्लादेश। कहाँ? ढाका के बांग्लादेश में हुआ था, इसके बारे में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने
29 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, तो इसके टोटल 6 अंग है। डी आपका राइट आंसर है। और 6 अंग का आप नाम याद रख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिए, ठीक है। महासभा क्या होता है, एक में महासभा है। दूसरे नंबर पे आपका जो है सुरक्षा परिषद है। आप याद रख लीजिएगा मेरे दोस्त, हम लिख देते हैं, आपका मन आप लिखे अति करे या ना करे, ठीक है। सुरक्षा परिषद। 3 नंबर में जो आपका है ये भी आपको याद रखना है, न्याय परिषद। अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल में बारे में जाने तो हम आप कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर आपको बता देंगे। आर्थिक और सामाजिक, सामाजिक, ठीक है। और 5 नंबर में आपका जो है आंतरिक, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा सा गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायालय लिख दीजिए यहाँ पर, न्यायालय हो गया, ठीक है। और छठा नंबर पे जो आपके आते हैं सचिवालय, ठीक है। ये आपका 6 का 6 है, जो कि अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपका जैसा इच्छा, हम तो कहेंगे कि आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने 30 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, 1952 में हुआ था। तो बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए ये आप कहिएगा सर इतने बता देते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है फलना चिलाना, तो अगर आप चाहते हैं कि सेट 5 में आपको डिटेल के साथ ना पढ़ाए तो कमेंट करिएगा, ठीक है। कि सर सीधे आप क्वेश्चन पे डायरेक्ट लाइए, ये मत बताइए कि ये क्या डिटेल फिटेल बताते हैं। तो अगर आप कहिएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या तो अगर आपको डिटेल में ही अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप एक बार कमेंट करके बताइएगा, हम आपको यही बोलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपको डिटेल में मजा आ रहा है, जैसे अब देख लीजिएगा, ये सब देखिए, ये सब डिटेल में पढ़ाया है ना, ये सब डिटेल में पढ़ाया तो कितना मजा आ रहा होगा। ये सब अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। और सेट 1, 2 और 3 जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और हो सके तो प्लीज आप एक बार लाइक कर दीजिएगा, और फिर अपने दोस्तों को जम के शेयर कर दीजिएगा, जितना शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।